एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि किस तरह से रित्सुका आजुना को पकड़ती है और वो अब कुछ देर में बेहोश हो जाती है, जहाँ पे लिंडो उसे उठाता है और उस जगह से लेकर चला जाता है जिस जगह पे आजुना मरी पड़ी होती है। वहाँ पे काफ़ी सारे डेविल्स के डॉग एंड कैट्स आते हैं जो कि उस जगह को चाटने और सूंघने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उन सभी के सभी डेविल्स को जो कि आजुना को देखते हैं और कहते हैं कि ये लड़की अब मारी जा चुकी है। दूसरी तरफ वो सभी लोग चले जाते हैं और रैम उस जगह पर आता है जो कि सोच रहा होता है कि उसे कहाँ लेकर गए होंगे और वो उस चीज़ का वेट करने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लिंडो पहुंचता है ग्रिमबॉर्ग को प्रोटेक्ट करने के कुछ लीडर्स के पास जो कि सभी के सभी ह्यूमंस हैं और हमें यहाँ पे पता चलेगा कि वे एक्चुअल में लिंडो कौन है। रित्सुका बेहोश होती है अभी भी और वो आजुना का नाम चिल्ला रही होती है, जहाँ पे लिंडो वहाँ पर होता है, जिस पर वो बताता है कि हम लोग द एग्जॉसिस्ट सोसाइटी के अंदर हैं और यहाँ पे तुम सेफ हो। तुम आजुना को भूल जाओ क्योंकि आजुना ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, तो तुम अब सेफ रहो। दूसरी तरफ लिंडो उस जगह से चला जाता है क्योंकि उसके ब्लड में इम्प्योरिटी होती है, इसलिए वहाँ पर कुछ पवित्र जल उसके शरीर पर डाले जाते हैं जिसकी वजह से उसके शरीर काफ़ी ज़्यादा जलने लगती है। अब हमें पता चलेगा आगे चलकर कि ये पवित्र पानी इंसानों पर उतना ज़्यादा जलने का असर क्यों नहीं करती, जबकि इस बंदे पर लिंडो पर करती है। मेज को दिखाया गया है जो कि उस जगह पर आता है और स्मेलिंग करता है, जहाँ पर रित्सुका की इसकी स्मेल नहीं आती है, तो वो दोनों बताते हैं कि वो कहीं और नहीं उस बिल्डिंग के अंदर है, यानी कि द एग्जॉसिस्ट सोसाइटी के अंदर, जिस पर उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। शिकी कहता है कि उसे कब तक प्रोटेक्ट करेंगे हमसे बचाकर, और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे रित्सुका अपने बेड पर नहीं होती और इस चीज़ को लिंडो देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान सा हो जाता है कि रित्सुका कहाँ गई। दूसरी तरफ रित्सुका को एक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए लाया गया होता है, जहाँ पे उसके सामने कई अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं। जब लिंडो आता है जिसके पास वो भाग कर चली जाती है और गले लगती है, जहाँ पे लिंडो कहता है कि आप सभी लोग ये क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि अगर इस लड़की को हम मार दें तो सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिसके बाद ये सभी लोगों को बचाने के लिए रित्सुका को बचाने के लिए उस पर आग फेंक देता है। बाद रित्सुका को लेकर लिंडो वहाँ से भाग जाता है और सभी के सभी रिचुअल परफॉर्म करने वाले बंदे उनके पीछे भागने लगते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया गया 3 डेविल्स को, शिकी, मेज एंड उराई को, जो कि उस जगह पर पहुंचते ही पहले खुद से लड़ते हैं, यानी कि ये आपस में ही बात करते हैं, फिर उनकी केलपीड़ी लगाते हैं। रित्सुका को लेकर एक कमरे के अंदर आता है जहाँ पे रित्सुका पूछती कि हम यहाँ पर सेफ रहेंगे, तो लिंडो बताता है कि हाँ बिल्कुल। जिस पर हमारी रित्सुका पूछती है क्या तुम सच में एक वैम्पायर और ह्यूमन के मिक्सचर हो, जिस पर वो बताता है हाँ मैं सच में एक वैम्पायर हूँ। एक्चुअल में वैम्पायर और ह्यूमन के मिक्सचर को वैम्पायर कहा जाता है। जहाँ पे वो उसकी मॉम के साथ मिलता है और उसकी मॉम मना कर देती है क्योंकि उसको लगता था कि उसके बेटे को किसी ने खा लिया है, यानी कि लिंडो को। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और कुछ समय बाद उसकी मॉम गुजर जाती है, जहाँ पे रित्सुका की मॉम ही अब उसकी रियल मॉम बन जाती हैं और वही उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रित्सुका को प्रोटेक्ट करने का काम देती हैं। जिसके बाद मैंने तुम्हें हर जगह पर प्रोटेक्ट किया, भले ही मैं कितना ज़्यादा भूखा क्यों ना हूँ उन खूनों का। फिलहाल वो उसके ग्रैंडफादर जो कि ट्रेनिंग करने के लिए एक बंद कमरे में से छोड़ देते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। जिसके बाद रित्सुका उस जगह पर आती है और कहती है कि बड़े भैया मैं तुम्हें बचा लूँगी। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो बताता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, भले ही वो एक वैम्पायर है। वैम्पायर होने के बावजूद भी वो उससे प्यार करता है और उसके खून की प्यासा बिल्कुल भी नहीं है, जिससे उसके खून की इच्छा भी खत्म हो चुकी है। कि जब वो किस करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर रैम आ जाता है और रैम ये सारी चीज़ें देख लेता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है क्योंकि लिंडो चाहता था कि इस लड़ाई में अब उसका कोई भी टक्कर का ना हो, जिस पर रित्सुका देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराती है और दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइटिंग चालू हो जाती है। अब यहाँ पे दोनों ही फाइटिंग कर रहे होते हैं और हमारे रैम को आ जाता है गुस्सा, जिसके बाद वो अपने आग की पावर का यूज़ करता है और लिंडो को काफ़ी दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से लिंडो काफ़ी हद तक घायल हो जाता है और उसके चेस्ट से खून निकलने लगता है। और रित्सुका कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम एक काफ़ी ज़्यादा क्रूएल तरह के डीमन हो, और यहाँ पर से वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो अकेला। इसी का मौका का फ़ायदा उठाते हुए हमारा लिंडो एक मैजिक परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रैम उड़कर दूर ही जगह के गिरता है। जिसके बाद यहाँ से रैम चला जाता है और दोनों ही लोग सेफ हो जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन रैम उन्हें अभी भी दूर से देख पा रहा होता है, इसलिए वो उन्हीं के पास नहीं जाता। दूसरी तरफ हमें स्कूल का सीन दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत है और सुबह हो रही होती है।
जहाँ पे लिंडो को स्कूल के अंदर ही रखा गया है, क्योंकि सबसे सेफेस्ट जगह फिलहाल स्कूल ही है। कोई नहीं सोच सकता कि रित्सुका लिंडो को लेकर इस जगह पर आई होगी। यहाँ पे रित्सुका अब वहाँ पास से चली जाती है और कहती है कि रैम को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, और अपने हाथ में लगा हुआ क्राउन का लॉकेट नीचे फेंक देती है। दूसरी तरफ जेड नाम के एक बंदे को दिखाया गया जिसे हमने एपिसोड नंबर 1 में भी देखा था, और वो हमारा राइवल है जो कि हमेशा से चाहता है कि रित्सुका उसके मालिक के साथ संभोग करे, ग्रिम की पावर उसे मिल सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमारे लिंडो को, जो कि काफी ज्यादा थक चुका था और वो बार बार रित्सुका को अपने साथ रुकने के लिए कहता है। रित्सुका अपने फ्लैशबैक्स को याद करती है जब वो बिल्ली को बचाने के लिए उसका बड़ा भाई यानी कि लिंडो जाता है और कूद जाता है और बिल्ली को बचा लेता है पेड़ पर चढ़ने के बाद। दूसरी तरफ उसने कई बार फ्लावर्स को बचाने के लिए भी एक जगह पर लेटा हुआ होता है और अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अल्लाह, लड़की के चक्कर में कुछ भी करोगे तुम, इतने बड़े हो गए हो। दूसरी तरफ स्कूल को दिखाया गया है जहाँ पर रित्सुका पूरे स्कूल में टहल कर कुछ फ्रूट्स और पानी इकट्ठा करने लगती है, और उसे फ्रूट्स और पानी मिल भी जाते हैं, जिस पर वो समझती है कि अगले दिन तक वो ये सारी चीज़ें लौटा सकती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया सभी लोगों को जो कि उसे सभी लोगों को याद करती जो कि उनके लिए सैक्रिफाइस करते हैं, यानी रित्सुका के लिए। रित्सुका देखती है और कहती है कि लिंडो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मुझे जल्द से जल्द लिंडो के पास पहुंचना होगा। रैम को दिखाया गया जो कि एक टेरेस पर खड़ा होता है और वो उस क्राउन को देखता है जो कि उसके मुकुट पर लगा रहता है, जो कि फेस्टिवल के टाइम पर उसने उसके साथ डांस किया था। उनके टीम मेंबर्स आते हैं जो कि एक रिचुअल परफॉर्म करने वाले की बिल्डिंग का टुकड़ा तोड़ के फेंकते हैं और कहते हैं कि उन गधों ने हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर दिया और वेना में वो ग्रिमोर नहीं रखी हुई है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि वो सारी लड़कियाँ हमारी हैं और रैम इन पर कुछ नहीं कहता, जिस पर वो कहता है शिकी कि वो लड़की मुझसे प्यार करती है। रैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है और वो कहती है कि ग्रिमोर सिर्फ मेरे लिए आई है, यानी कि रित्सुका को वो चाहने लगा था, जिस वजह से ये सब आपस में फाइट करते हैं। दूसरी तरफ रित्सुका को दिखाया गया जिसके हाथ से एक एप्पल छूट जाता है और वो एप्पल छूटते छूटते एक वैम्पायर के पास पहुंच जाता है जो कि प्योर रियल ब्लड वैम्पायर होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया उन सभी लोग को जहाँ पे रित्सुका कहती है कि ठीक है, मैं अपने भाई को पहले एक एप्पल और बॉटल पानी दे देती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। जिसके बाद वो ये सारी चीज़ें देखकर उसके साथ निकलने वाली होती है, जिस पर वो कहता है कि मैं जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उस जगह से निकलती है जहाँ पे पूरा का पूरा शहर खाली खाली सा लगने लगता है, जहाँ पे एक आदमी उससे टकरा जाता है और उसे धमकाने लगता है, जहाँ पे उस बंदे को आते ही देख वो बंदा डर जाता है, यही जो नशे में था। फाइनली वैम्पायर के साथ वो उस कमरे के अंदर पहुँचती है जहाँ पे उसकी मॉम अभी लेटी हुई होती हैं। फाइनली वो अपनी मॉम को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम के गर्दन पर काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है, जिस वजह से उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है। जिस पर वो वैम्पायर बताता है कि वो अभी ड्रीमिंग कर रही हैं, तब तक उन्हें मत जगाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। दूसरी तरफ लिंडो को दिखाया गया जो कि ठीक होता है और अब वो फल और पानी को देखता है। दूसरी तरफ ये सभी लोग आपस में फाइट करके उस ग्रिमोर को हासिल करना चाहते थे, जिस पर वो कहता है कि ठीक है, तुम लड़की को रख लो लेकिन हमें ग्रिमोर दे दो, और सीन शिफ्ट हो जाता है। जिस पर वो वैम्पायर अब कहानी बताते हुए कहता है कि एक मैक्सिस नाम का एक काफ़ी बड़ा डेविल था, जिसे एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम मारिया था, और उससे एक लड़की बॉर्न होती है जिसका नाम रित्सुका होता है, और वो लड़की कोई और नहीं तुम हो। अब यहाँ पर ये सारी स्टोरी जानने के बाद वो पता चलता है कि रित्सुका ही उस डीमन की बेटी है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और अब मैक्सिस को लौटाने के लिए अब रित्सुका की ही जान बची हुई है, जो कि फॉरबिडन ग्रिम की एक आखिरी वारिस है। दूसरी तरफ इन सभी चीज़ों का दोष उसकी मॉम अपने सर पर लेती है, लेकिन रित्सुका इन सबको माफ़ करते हुए कहती है आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जबकि उसके लिए काफ़ी लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे बॉस से मिलना होगा। रित्सुका इस बात को सुनकर कहती है कि ठीक है, अपने बॉस के पास मुझे लेके चलो, यानी कि वैम्पायर किंग के पास। और फाइनली वो वैम्पायर किंग के पास निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो दरवाज़ा खुलते ही रित्सुका काफ़ी ज़ोर हवा का प्रेशर महसूस करती है और वो कहती है कि मेरी मॉम का क्या होगा, जिस पर वो बताते हैं कि तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा। जहाँ पे एक नदी बह रही होती है और वहाँ पे एक नाव के ऊपर बैठने के लिए एक वैम्पायर भी होता है जो कि उसे धक्का देगा यानी चलाएगा, जहाँ पे वो दोनों बैठते हैं। और अब मून पूरी तरह से रेड हो चुका था, यानी कि अब उसका जन्मदिन आ चुका है। इस चीज़ को रैम भी देखता है और रित्सुका का नाम पुकारता है। दूसरी तरफ लिंडो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ और काफ़ी कमज़ोर सा लग रहा है और वो भी रित्सुका के बारे में ही सोचता है, लेकिन रित्सुका इस वैम्पायर के साथ होती है जो कि वैम्पायर किंग से मिलने के लिए जा रही होती है, और इस बात से थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि उसका महल काफ़ी ज़्यादा डरावनी जगह पर था। इसके बाद वो याद करती है पेट डॉग को,
जो कि कोई और नहीं हमारा रेमकाडॉक था, एक्सिस का एक नौकर, वफादार नौकर कहो तो। जिसके बाद ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड करता हूँ। गाइस मैं बता दूं कि आज मैंने 2 एपिसोड एक साथ ही एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं एक जल्द से जल्द एनीमे लाने वाला हूँ जो कि चाइनीज एनीमे है, और इस एनीमे का नाम है अ मॉर्टल ऑफ अ जर्नी टू इमॉर्टैलिटी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।